हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th विज्ञान के चैप्टर 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लास्ट वीडियो कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 से 15 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। ये क्वेश्चन सारे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बोर्ड एग्जाम में आपको 95 प्लस नंबर लेके आएंगे कम से कम। चलिए, अपना क्वेश्चन है 10 नंबर। गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया जाता है? यहाँ बताना है कि गैसों के विनिमय मतलब गैसों के आदान प्रदान के लिए अपने फेफड़े में इतनी बड़ी एरिया को कैसे कवर किया जाता है, कैसे अभिकल्पित किया जाता है, इतनी गैस को हम कहाँ रख पाते हैं फेफड़े में? तो इसका जवाब है कि गैसों के विनिमय के लिए कूपिकाएं, जो लंग्स या कह सकते हैं फेफड़ों की इकाई होती हैं, वो क्या करती हैं? फेफड़ों के अंदर करोड़ों कूपिकाएं होती हैं। लगभग बताया जाता है एक फेफड़े में 75 करोड़ के समथिंग कूपिकाएं होती हैं, जिसके द्वारा इनके द्वारा क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। ये एक सतह उपलब्ध कराती हैं। ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये क्या है? एक गुब्बारे नुमा संरचना, जिसे हम क्या कहते हैं? कूपिकाएं कहते हैं। इन्हीं के द्वारा फेफड़े या कह सकते हैं हमारा श्वसन तंत्र मिलकर बना हुआ है। इनकी भित्ति में यानी कह सकते हैं इनकी दीवार में बहुत सारी रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है, और जब हम सांस लेते हैं तो ये कूपिकाएं क्या होती हैं? जब गुब्बारे नुमा है तो ये कूपिकाएं क्या होती हैं? फूल जाती हैं, और फूलेंगी तो अपने अंदर वायु को संग्रहित करती हैं, मतलब भर लेती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारी बच्चुआ क्या हो जाती है? चौड़ी हो जाती है, मतलब हमारी छाती चौड़ी हो जाती है, पसलियां ऊपर की ओर खिंचती हैं। तो इस तरह से जो वायु कूपिकाएं हैं वो क्या करती हैं? गैसों विनिमय के लिए अधिकतम क्षेत्र को अभिकल्पित कर पाती हैं। डायग्राम बनाना नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जाइलम तथा फिलोयम में अंतर लिखिए। जाइलम और फिलोयम में अंतर। पहला अंतर है कि जाइलम के द्वारा क्या होता है? जल एवं खनिज लवणों का स्थानांतरण होता है। ये हम बहुत पिछले चैप्टरों से या कह सकते हैं पिछली क्लासों में पढ़ के आए हैं हम। जाइलम के द्वारा क्या होता है? जल एवं खनिज लवणों का स्थानांतरण होता है, यानी ये परिवहन करने का काम करता है जल और खनिज लवणों को। जबकि फ्लोएम का काम क्या होता है? भोजन का स्थानांतरण। ये पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन को पौधे के सभी भागों तक सप्लाई करता है। वहीं सेकेंड पॉइंट है, जाइलम जो होता है निर्जीव ऊतक होता है, या कह सकते हैं नॉन लिविंग टिश्यू होता है, और फ्लोएम क्या होता है? एक लिविंग टिश्यू होता है। तीसरा बताएंगे अपन, इसमें जो वहन मतलब कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो भौतिक बलों के द्वारा होता है, और इसमें ना कोई ऊर्जा खर्च होती है। जबकि जो फ्लोएम होता है उसमें ऊर्जा का उपयोग होता है। जब भोजन का वहन होगा या ट्रांसपोर्टेशन होगा तो ऊर्जा का उपयोग करके होगा। 4 वाला पॉइंट है, इसमें भोज्य पदार्थों का जो वहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो बाष्पोत्सर्जन आकर्षण बल के कारण होता है, जबकि इसमें परासरण दाब के कारण होता है। तो कोई 2 नंबर में अगर आता है तो 2 पॉइंट लिख देना, 4 में आए तो पूरे करना ही है अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं?
जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, मतलब ग्लूकोज विखंडित होता है, तो ऊर्जा प्राप्त होती है। और उसके अलग अलग पद क्या हैं? जैसे बताया जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति, अनुपस्थिति, और ऑक्सीजन बिल्कुल भी ना हो तब भी हमें ऊर्जा मिलती है। तो देखिए कौन कौन से स्टेप हैं इसमें। तो ग्लूकोज का जो पहला चरण होता है, मतलब ग्लूकोज टूटता है तो उसका पहला चरण हमारी जो कोशिकाएं हैं उनके कोशिका द्रव्य वाले भाग में होता है, जिसमें वो 3 कार्बन वाले यौगिक में टूट जाता है। मतलब ग्लूकोज 6 कार्बन वाला यौगिक होता है तो वो 3 कार्बन वाले यौगिक में टूटता है, जिसे क्या कहते हैं? पायरुविक अम्ल कहते हैं या पायरुवेट कहते हैं। पायरुवेट भी आगे जाकर के निम्न 3 चरणों में टूटेगा। कौन कौन से? वायु की उपस्थिति में, मतलब कह सकते हैं वायवीय श्वसन जो वायु की उपस्थिति में होता है, ये अक्सर हमारी कोशिका के कोशिका अंग माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये बिना ऑक्सीजन के नहीं हो सकता है। इसका अंतिम उत्पाद मतलब बनता क्या है हमारी कोशिका में? इसके द्वारा जल और कार्बन डाइऑक्साइड। वहीं अवायवीय श्वसन जो वायु की अनुपस्थिति में होता है, इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है? इथेनॉल या एल्कोहल बोल सकते हैं हम, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये अक्सर एक कोशिकीय जीवों जैसे ईस्ट वगैरह में देखने को मिलता है। ऑक्सीजन की कमी, जब ऑक्सीजन कम मात्रा में हो तब कभी कभी क्या होता है, हम ज़्यादा वर्कआउट करते हैं या ज़्यादा काम करते हैं, या कह सकते हैं हमें कि जब ज़्यादा क्रोध आ जाता है, हम किसी से लड़ते हैं, उस समय हमें डबल एनर्जी आ जाती है। उस दौरान हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, क्योंकि हमारी जो मांसपेशियां होती हैं वो अपनी क्षमता से ज़्यादा वर्कआउट करती हैं उस समय। तो उस समय ऑक्सीजन की कमी आती है हमारे शरीर में, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगी तो ऊर्जा भी नहीं बनेगी। जब ऑक्सीजन की कमी आएगी तो हमें थकान महसूस होती है। उस समय हमारी मांसपेशियों में क्या होता है, जो पायरुवेट होता है वो लैक्टिक अम्ल में बदलता है। ऊर्जा तो देता ही देता है, साथ में लैक्टिक अम्ल में बदलता है। तो लैक्टिक अम्ल का काम क्या होता है? ये हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प्स बनते हैं या कह सकते हैं थकान महसूस कराता है। इसको हम रे डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में 3 कार्बन वाले यौगिक पायरुवेट में टूट रहा है। वहीं पायरुवेट आगे 3 कंडीशन में टूट रहा है, 3 चरणों में। जैसे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ईस्ट बताया, अभी बताया मैंने, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में बदल रहा है। वहीं ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशी कोशिका या कहते हैं मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में बदल रहा है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग में। यहाँ पर ये अंतिमतः CO2 और जल बनाता है, साथ ही साथ में ऊर्जा हम देख रहे हैं कि तीनों ही कंडीशन में बन रही है, चाहे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो, चाहे ऑक्सीजन का अभाव हो, चाहे ऑक्सीजन की उपस्थिति हो। तो यही थे ग्लूकोज के विखंडन के विभिन्न पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र को समझाइए, या कह सकते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र को समझाइए। तो मनुष्य में या कह सकते हैं अन्य कशेरुकी जंतुओं में रक्त हृदय में से 2 बार होकर के गुजरता है। मनुष्य हो या कोई भी अन्य कशेरुकी जंतु हो, उनमें रक्त हृदय में से 2 बार होकर गुजरता है, इसीलिए कहते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। इसमें क्या होता है, प्रोसेस देखें। सबसे पहले पूरे शरीर से लाया हुआ जो विऑक्सीजनित रक्त या कह सकते हैं अशुद्ध रक्त है, वो अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा IVC और SVC सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा क्या करती हैं, हमारे हार्ट के हृदय के
राइट पार्ट में या राइट ऑरिकल में पहुंचाती है, दाएं आलंद में पहुंचाती है, वहां से फिर दाएं निलय में पहुंचता है नीचे वाले पार्ट में, मतलब राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। यहाँ से राइट वेंट्रिकल से क्या होता है, जो इम्प्योर ब्लड है या कह सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या अशुद्ध रक्त है, उसे प्यूरिफिकेशन के लिए या शुद्धिकरण के लिए पल्मोनरी धमनी लेके जाती हैं। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती हैं, फेफड़ों की ओर, लंग्स की ओर ले जाती हैं, जहां पर उसका क्या होता है, शुद्धिकरण होता है, मतलब ऑक्सीजन मिलती है उसके साथ। तो रक्त का शुद्धिकरण होने के बाद फेफड़ों में जैसे ही रक्त का शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन हुआ, वहां से पल्मोनरी शिरा या पल्मोनरी वेंस कह सकते हैं, हार्ट के लेफ्ट वाले पार्ट में लेके आते हैं। राइट वाले पार्ट से लंग्स में गया, लेफ्ट वाले पार्ट में लेके आती हैं। यहाँ पर वो लेफ्ट ऑरिकल में लेके जाती हैं, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में लेके जाती हैं, या कह सकते हैं वायु निलय में पहुंचता है। और वायु निलय से जो प्योर ब्लड था, यानी ऑक्सीजन के साथ मिल करके वो ऑक्सीजनित हो गया, वो महाधमनी के द्वारा हमारे शरीर के सभी भागों तक सप्लाई कर दिया जाता है। देख रहे हैं हम कि इस संपूर्ण प्रक्रिया में हृदय में से रक्त 2 बार होकर के गुजर रहा था। इसीलिए हमने बोल दिया कि हमारे अंदर रक्त 2 बार होकर के गुजरता है, इसीलिए दोहरा रक्त परिसंचरण भी बोल सकते हैं इसे हम। एक रे डायग्राम के द्वारा समझते हैं कि ये हमारा शरीर है। यहाँ से एसबीसी आईबीसी अशुद्ध रक्त को हृदय के राइट वाले पार्ट में लेके गई, राइट वाले पार्ट से जो दाएं आलंद से दाएं निलय में गई, दाएं निलय से ये पल्मोनरी धमनी है, ये ऑक्सीजन रक्त ही है यहाँ पे, यानी कह सकते हैं अशुद्ध रक्त ही है, वो शुद्ध करने के लिए फेफड़ों के पास लेके गई। फेफड़ों में क्या होगा, उसका शुद्धिकरण होगा। शुद्धिकरण के बाद कहाँ आया, हार्ट के लेफ्ट वाले पार्ट में, जहां पल्मोनरी शिरा लेके आ रही हैं। यहाँ पर ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनित हो गया। बाएं आलंद में लेके आई, बाएं आलंद से बाएं निलय में गया, और बाएं निलय से ये हमारी महाधमनी है, वो ब्लड को फिर से प्योर होने के बाद हमारे शरीर के सभी भागों तक लेके जाते हैं। इस तरह से बार बार साइकिल चलती रहती है और हमारा रक्त ऑक्सीजनित होता रहता है, या कह सकते हैं शुद्ध होता रहता है। ये डायग्राम है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पाचन तंत्र का चित्र बनाइए। तो पाचन तंत्र का आसान सा चित्र है ये, इसको बना सकते हैं हम, जिसमें आहार नाल और पाचक ग्रंथियां दोनों शामिल हैं। सभी के बहुत ही सुंदर और सरल डायग्राम बना हुआ है, इसको अपन बना सकते हैं। ये दोनों डायग्राम, ये पाचन तंत्र और नेक्स्ट जो श्वसन तंत्र का है, दोनों ही कंप्लीट कर लेना है अपन को इस साल के लिए। इस चैप्टर से ये दोनों ही डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें भी आपको बहुत ही सरल तरीके से डायग्राम बना के दिया है। स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, जिसमें हम चैप्टर 6 को यानी नियंत्रण और समन्वय को कंप्लीट करेंगे। जल्द ही आपको उसके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर दिए जाएंगे। थैंक यू।